Okay, so hello everyone. My name is Ananya. In the UPSC 2026 prelims, I scored around 100 marks. And in this video series, I'm sharing exactly how I approached the paper, what worked for me, and the mistakes I consciously avoided. This is part 4 of the series. You can pause the screen and verify my scorecard and credentials. This is my scorecard 2025, then 2022. You can pause the screen and verify my scorecard for your and see it for yourself. And this is 2023's report card, 2021. And now let's begin solving the questions. We'll start with question number 76 in this video. Just a second. Yeah, okay. Which of the following statements regarding the features of blockchain technology are correct? Now, something related to this PYQ है ये, but not exactly this. तो थोड़ा सा idea हमें लगता है कि blockchain is an important topic, plus also पूछा हुआ है इस पर. A record stored in the database may be made visible to relevant stakeholders without risk of alteration. Yes, ये तो मतलब फीचर ही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कि सबको डेटा विजिबल होता है एंड नो पर्सन कैन सिंगल हैंडेडली चेंज एनी इंफॉर्मेशन stored in the platform. Now, copies of the entire database are stored on multiple computers on a network syncing within seconds. Yes. इस स्टेटमेंट में काफी लोगों को अभी भी डाउट है. मुझे लगा था कि ये सही ही होगा क्योंकि सेकंड्स में ही वो अपडेट कर देता होगा मल्टीपल कंप्यूटर्स में सो दैट नोबडी कैन चेंज इट. तो आई वेंट विद दिस स्टेटमेंट. मैंने इसको सही माना था. अभी भी देयर आर पीपल चैलेंजिंग दिस स्टेटमेंट, सो लेट्स सी व्हाट द आंसर कम्स आउट, बट एग्जाम में मैंने इसको सही माना था. Third statement, consortium blockchain is a blend of public and private blockchains allowing selective data access. Now, ये मुझे नहीं पता था कि consortium blockchain क्या होता है, selective data. So I had no idea about it. But so I मतलब मैं रुकी स्टेटमेंट के लिए. फोर्थ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स मेक इट इम्पॉसिबल टू चेंज और डिलीट एनी डेटा वंस रिकॉर्डेड एंड एक्सेप्टेड. हाँ, अब इसमें कुछ लोगों को हो सकता है कि इसमें एनी डेटा लिखा है या इम्पॉसिबल लिखा है, बट आई थिंक एसेंस स्टेटमेंट का ये है कि जो एल्गोरिदम्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी डेटा जो है वो आप अपनी विम्स एंड फैंसीज के बेसिस पे डिलीट या एक्सेप्ट ना कर पाओ. तो आई थॉट कि ये स्टेटमेंट भी सही है. और एनीवेज मुझे दिख रहा था कि इसमें तीनों चारों स्टेटमेंट तो सही है नहीं. इसका मतलब वन स्टेटमेंट मिनिमम हैज टू बी रॉन्ग. तो थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आई हैड नो आइडिया और बाकी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ मुझे लगा कि ये स्टेटमेंट सही होंगे. पता नहीं क्यों, तो आई वेंट विद दिस. यही है आंसर. या सो इसमें दो मतलब मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो यू शुड डेफिनेटली भी श्योर पर. तो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट काट देते तो अब ऐसे भी आपके पास तीन ऑप्शंस बचते हैं. अब आपको कॉल लेनी थी कि आप फोर्थ स्टेटमेंट को क्या मानते हैं. अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट को मान लेते हैं तो यू आर लेफ्ट विद 50-50. सो या अकॉर्डिंगली यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि अगेन जैसे अभी तक भी बच्चों को इसमें डाउट है, बट लेट्स सी. Now moving on to the next question, and e-commerce revenue. So I'm going a little fast because video काफी लंबी हो जाती है. So yeah, I mean you can pause and read the question and then perhaps we can solve it. So an e-commerce revenue model where the seller has control over pricing but doesn't keep products in stock and instead transfers customer orders and shipment details to a third party supplier who then ships the good directly to the consumer. Now see ये सब मॉडल्स के बारे में आई हैड नो आइडिया, बल्कि मुझे ट्रिक से जैसे हम जो ट्रिक सॉल्व करते हैं उससे मुझे लगा कि रेवेन्यू मॉडल हर जगह है तो इसमें से आंसर होगा. बट क्वेश्चन में ना बहुत इंटीग्रल चीज दी हुई है कि शिपमेंट्स डिटेल्स टू अ थर्ड पार्टी सप्लायर हु देन शिप्स द गुड. और नाम बिल्कुल ऐसे ड्रॉप शिपिंग मॉडल लिखा ही हुआ है. अफिलिएट रेवेन्यू मॉडल ट्रांजैक्शन फ्री नहीं, ट्रांजैक्शन तो हो ही रहा है तो ये तो नहीं हो सकता. एजेंसी मुझे लगा था कि इन दोनों में से कुछ होगा, बट नाम ये मुझे ज्यादा सूटेबल लगा क्योंकि उसमें लिखा है वुड एंड शिप्स द गुड्स, सो आई वेंट विद दिस. और यही आंसर है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following correctly represents the key sub indices of the financial inclusion index of the RBI? इसके बारे में नहीं पता था, बट अगेन आई वेंट की एक्सेस एक्सेस दिया हुआ है तो इन दोनों में से कोई हो सकता है. प्लस क्रेडिट एक्सेस इंश्योरेंस डेप्थ मुझे लगा नहीं कि ये कोई मेट्रिक हो सकता है. हो सकता है हो भी इन रियलिटी, बट मुझे तब नहीं लगा. पेंशन कवरेज का एलिमिनेटेड है. बैंकिंग एक्सेस जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं लगा. इन दोनों में से ही मुझे चांसेस लगा था. आई वेंट अहेड विद दिस क्योंकि मुझे लगा एक्सेस तो दोनों में कॉमन है. अफोर्डेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल whenever finances come into play. तो मेरे को फोर्थ लगाई, बट एक्चुअली मेरा आंसर इज तो यहाँ पे माई ट्रिक वेंट रॉन्ग. ऑल्सो ट्रिक एंड लॉजिक बोथ. सो या, आई मीन दिस इज माई ऑनेस्ट
दिस इज माई ऑनेस्ट डिस्कशन, तो मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि मुझे लगा था फोर्थ सही है बट एक्चुअली में थर्ड सही है। बट एनीवेज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which ये जो पेज है, दिस इज आई कॉल इट माई लकी पेज, बिकॉज इसमें मेरे सारे क्वेश्चन सही होते हैं। ये क्वेश्चंस, दीज आर ऑल स्टैटिक क्वेश्चंस, तो दीज क्वेश्चंस वन शुड नेवर गेट रॉन्ग, स्पेशली इन अ competitive paper like this. Now, which one of the following best describes the key objective of India's ONDC initiative to allow government control over all control? मतलब ये है ही नहीं, मतलब ये all, why would government want to control? और अगर करेगी भी तो वो ये वर्ड यूज नहीं करेगी, इट विल यूज वेरी सटल वर्ड्स, तो ये नहीं। टू रिप्लेस प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेयर, नो। व्हाई वुड दे वांट टू रिप्लेस? रिप्लेस नहीं करेंगे ना, उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। To break the dominance of large e-commerce platforms by enabling interoperability, slip of tongue, by enabling interoperability across networks. This sounds balanced, और ये भी दिखा रहा है कि उनकी डोमिनेंस को ब्रेक कर रहा है, बट एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करके, ना कि उनको एलिमिनेट करके। टू मैंडेट यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स फॉर ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, नो। वी नो कि ओएनडीसी एंड एनीवेज, सॉरी, एंड एनीवेज हमें पता था कि ओएनडीसी जो इनिशिएटिव है ये काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है, व्हाट इट इज अबाउट, तो बेसिक सिंपल बात थी। तो ये क्वेश्चन तो प्योर नॉलेज से किया था मैंने, एंड यू कैन ऑल्सो गो बाय एलिमिनेशन ऑल्सो, बट ये नॉलेज से भी होना चाहिए था। तो या, which one of the following statements about UPI and central bank digital currency is not correct? Now, दोनों के बारे में, यूपीआई और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में यूपीएससी पीवाईक्यूज में पूछ चुका है, तो बेसिक नॉलेज तो हमें है इसके बारे में। यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट बट डिजिटल रुपीज akin to sovereign paper currency. हाँ, दिस इज करेक्ट। ये रियल टाइम पेमेंट के बारे में है, और ये सोवरेन पेपर करेंसी, ये इट्स लाइक कि मतलब रुपी का डिजिटल फॉर्म है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन केस ऑफ यूपीआई, इन केस ऑफ यूपीआई सेटलमेंट फॉर एंड यूजर्स हैपेंस इंस्टेंटली, यस। हमने देखा ही है, हम किसी को भी पेमेंट करते हैं इंस्टेंटली जाती है, एज द मनी गेट्स इमीडिएटली डेबिटेड और क्रेडिटेड, बट इन केस ऑफ डिजिटल रुपी देयर इज नो सेटलमेंट एज द वॉलेट बैलेंस गेट्स ट्रांसफर टू अनदर वॉलेट। ना, ये जो पार्ट है ना, इसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, बट ठीक है, हमें तो गलत स्टेटमेंट देखना है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन। यूपीआई transactions are recorded by banks and reflected in bank statements, but in case of digital rupee, no data is captured in bank statements as transactions are from one wallet to the other. Now, one wallet की बात हो रही है, again I'm not sure. In both the cases, UPI and digital rupee, the liability lies with the users and their respective banks. नहीं, लाइबिलिटी रिस्पेक्टिव बैंक्स या आरबीआई की संग लाया करेगी, बट व्हाई विद द यूजर्स? सो ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अटरली रॉन्ग लगा, तो आई वेंट अहेड बहुत ज्यादा, मतलब ऑल्दो ये दोनों मेरे पढ़े हुए टॉपिक्स थे, बट मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी। फर्स्ट स्टेटमेंट आई न्यूज नॉट द आंसर, बी सी में मैं कंफ्यूजन था, पर मुझे लगा कि थर्ड जो फोर्थ स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन जो है वो एकदम ही गलत है, तो आई मार्क दिस राइट एंड दिस इज द आंसर। Which of the following statements about real world assets tokenization are correct? Tokenization is the process of turning real world assets into digital tokens using blockchain technology. Correct. Now, you remember non fungible tokens पे आई थिंक 2024 या 25 में क्वेश्चन था, तो हमें पता है कि टोकनाइजेशन किस बारे में बात हो रही है, कि रियल वर्ल्ड्स को हम टोकनाइज कर देते हैं सो दैट दे कैन बी टर्न इनटू एसेट्स जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। So first statement we know is correct. Tokenization of real world assets offer 24/7 access promoting financial inclusion. हाँ, मतलब अब पता नहीं करता ही होगा, बट मैं इस लॉजिक से गई कि इस स्टेटमेंट में कुछ मुझे गड़बड़ नहीं लग रही, कि 24/7 एक्सेस आजकल हर चीज में मिल जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा बिकॉज मेनी पीपल कैन नाउ इन्वेस्ट इन दोज एसेट्स, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट ही होगा। Tokenization of real world assets will allow the access to high growth investment opportunities for individuals in India. Again, मतलब how can I negate this statement? मैं ये नहीं कह सकती, मतलब I don't have any logic backing which says that this statement is wrong. तो I gut feeling से मैं इस question में गई and this is the answer. क्योंकि आप देखो ना, मतलब बात भी सिंपल सी कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है पहले कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कि टोकनाइजेशन होता क्या है, देन वो उसके फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में, और दोनों ही फीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी आप नेगेट नहीं कर सकते, एंड दे साउंड वेरी वैलिड आल्सो टू मी, तो इससे ये आंसर निकला है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरा आना चाहिए था इसमें, बट जस्ट इफ यू इवन इफ यू हैड एन आइडिया कि टोकनाइजेशन क्या होती है, और अगर एनएफटी के बारे में आपको पता होता, तो आपको पता होता कि होता क्या है ये सिस्टम, सो यू कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। A bond where proceeds are used only to
फाइनेंस और रीफाइनेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रोजेक्ट्स। मेरे लिए तो ये दो कीवर्ड्स थे इस क्वेश्चन के। अब मुझे कंफ्यूजन ये था कि ग्रीन बॉन्ड है, सोशल बॉन्ड है। नाउ ग्रीन बॉन्ड इज लिटरली जो इन्वायरमेंट के लिए काम करता है, सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए सोशल बॉन्ड, लेकिन ये एंड लग रहा है तो दोनों के लिए, तो आई वेंट ahead with sustainability। प्लस सस्टेनेबिलिटी इज सच अ, इट्स सच अ पॉजिटिव वर्ड कि ये जहां पर भी आ जाए यू कैन नॉट नेगेट दिस टर्म। तो या सोवरेन बॉन्ड तो नहीं, सोवरेन बॉन्ड तो आई न्यू दैट दिस इज नॉट द आंसर। इन तीनों में से था, पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ग्रीन बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, मैंने सोशल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, जो हम पढ़ते हैं ना, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। मैंने पढ़ा था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे सोशल बॉन्ड्स होते हैं, कि मतलब टू रेज मनी फॉर सोशल प्रोजेक्ट्स। लेकिन इन दोनों के लिए कौन सा बॉन्ड होता है, तो आई वेंट विद सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, प्योरली बाय लॉजिक, नॉट बाय एनी, आई मीन आई डिडंट नो दिस क्वेश्चन बिफोर एंड नो दिस आंसर, बट मुझे लगा कि यही आंसर होना चाहिए। Now, this is pure common sense. Which of the following statements about M1's exchange role in MSME financing are correct? अब नाम से exchange हम कोई भी चीज समझते हैं, commodity exchange, stock exchange, social stock exchange, जो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया। Exchange में basically पैसा, कोई मतलब ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स या ट्रेडिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रहा होता है, ये हमको बेसिक फंडा पता है, इससे ज्यादा हमें नहीं पता होना चाहिए इसके बारे में। M1's exchange provide collateral based loans to MSMEs. Okay. M1's exchange facilitates discounting of invoices and bills of exchange for MSME. Yes, हमने पढ़ा भी है कि एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है और MSMEs के लिए। जस्ट सेकंड। एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स MSME के लिए होती है। मुझे लगा कि ये कुछ उससे रिलेटेड ही होगा, कि डिस्काउंटिंग ऑफ, क्योंकि MSMEs के पास बहुत ज्यादा क्रंच रहता है कैपिटल का, तो वो प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है। तो ये है, ये दिस इज, मुझे पता था ये तो आंसर में होगा ही होगा। M1 एक्सचेंज फंक्शन एज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग क्यों करेगी, मतलब हो सकता है SEBI करती हो क्रेडिट रेटिंग का काम, या कोई और एजेंसी, पर नाम उसका एक्सचेंज है। वो तो एक्सचेंज इज लाइक अ प्लेटफॉर्म ना, इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म बिटवीन बायर एंड द सेलर। तो ये क्रेडिट रेटिंग का काम ये खुद कैसे कर सकते हैं, वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो थर्ड इज डेफिनेटली रॉन्ग द मोमेंट यू एलिमिनेट थर्ड। अब आपको फर्स्ट और सेकंड में कॉल लेनी है ना। फर्स्ट और स्टेटमेंट से हो सकता है कोलैटरल बेस प्रोवाइड करता हो, लेकिन ये मुझे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से पता था कि डिस्काउंटिंग का काम होता है, या डिस्काउंटिंग के लिए प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एंड एनीवेज MSME की काफी बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइसेस तो डेफिनेटली करता होगा। तो आई वेंट अहेड विद दिस एंड दिस इज द आंसर। करेक्ट, मतलब फर्स्ट और सेकंड में यू आर बाउंड टू बी कंफ्यूज्ड, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपको ये याद होता शायद, या MSME की जो कोर प्रॉब्लम्स हैं, तो यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ना। ये तो बहुत हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। अ सिचुएशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नो, क्राउडिंग आउट, किसी को बाहर निकाला जा रहा है, तो पता ही चल रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज क्यों होगी। A situation where government borrowing leads to higher interest rates, which reduces private। बहुत ही appropriate तरीके से उन्होंने समझाया है, यही आंसर है। A situation where an increase in taxes leads to increased government private sector investment। नो, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट, निकाला जा रहा है। ऐसे में अगर अगर निकाला जाएगा मार्केट से, तो वो प्राइवेट सेक्टर ही होगा, बिकॉज गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो उस लॉजिक से गलत है। अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज नो इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। नो, दिस इज अ वेरी, ये मतलब ये ट्रिक से कुछ नहीं किया था मैंने, दिस इज प्योर बाय नॉलेज। बहुत सारे मतलब बहुत बार हमने इकोनॉमी में ये टर्म पढ़ा है कि वन ऑफ द रीजंस जो बोला जाता है कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, इज बिकॉज हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्राउड आउट हो जाएगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे मार्केट से इतने, तो बिकॉज गवर्नमेंट विल सैचुरेट द मार्केट, और फिर प्राइवेट सेक्टर को पैसे नहीं मिलेंगे बिजनेस करने के लिए। तो ये दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट, तो ये नॉलेज से था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट वाज एन इजी क्वेश्चन आई फील, क्योंकि बहुत न्यूज में भी थे रेयर अर्थ elements, plus also last year also there was a question on critical minerals and rare earth elements. Modern technological innovations including artificial intelligence, robotics and space exploration extensively utilize, correct, we know this by knowledge. China has the highest share in mining, now this I knew, followed by India। no, मतलब इंडिया तो बहुत पीछे है अभी, we are
still lagged behind a lot. So this statement is definitely wrong. The government of India launched the National Critical Mineral Mission. Yes, we have read about it. To establish a robust framework for self-reliance in the critical. हाँ मतलब अब अगर हमें नहीं भी पता, हमें इस मिशन के बारे में पता है, तो अब हम मतलब हमें इसका ऑब्जेक्टिव नहीं भी पता, बट समझ में आ ही रहा है ना कि सेल्फ रिलायंस तो होगा ही ना क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में। ठीक है, और मतलब आप सोचो कि गवर्नमेंट ऐसे मिशन लॉन्च कर रही है सेल्फ रिलायंस के लिए, पर अगर वो इस उसके हिसाब से सेकंड नंबर पे आती है माइनिंग में, तो मतलब हम ये इतना सब प्रोजेक्ट के चाइना को बीट करने के लिए कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि थर्ड स्टेटमेंट है दैट वी आर लैगिंग बिहाइंड, तो हम डेफिनेटली सेकंड पोजीशन पे नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर अ सेट ऑफ 13, नहीं ये मुझे पता था क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था, उस पे पीवाईक्यू था वो, मुझे पता था कि 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो या, तो बाय दैट लॉजिक, सॉरी सॉरी दिस स्टेटमेंट इज राइट, मैंने खुद ही एक्सप्लेन करके इसे गलत कर दिया, माय बैड। दिस स्टेटमेंट इज राइट क्योंकि ये मैंने बताया था ना सेल्फ रिलायंस, और ये इतना जेनरिक स्टेटमेंट है, सो हाँ दिस इज रॉन्ग। तो फर्स्ट और थर्ड इज द आंसर। और वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकंड स्टेटमेंट इफ यू एलिमिनेट, दिस इज द फोर्थ स्टेटमेंट इफ यू एलिमिनेट, ये हट जाता है, तो बाय नाउ यू नो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन इज सो जेनेरिक कि ये तो सही होना ही है, सो बाय दैट लॉजिक फर्स्ट option is the answer. Now, which of the following statements about insurance in aviation sector are correct? Now, I had not read about it. I'm sure ये Ahmedabad tragedy पे based question होगा. Aviation hull insurance covers the physical aircraft, including the body, engine, and onboard equipment. तो मुझे लगा कि see, to be very honest, 86 क्वेश्चन तक मैं आ गई थी, and I realized कि मेरे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं हुए फर्स्ट आइट्रेशन में, तो मुझे था कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना somehow, तो आई जस्ट assumed कि हाँ मतलब इंश्योरेंस अगर कवर कर रहा है तो एयरक्राफ्ट को भी कवर करेगा, बॉडी को भी करेगा, इंजन को, मतलब करेगा ही, मतलब आई अज्यूम्ड, जबकि हो सकता है कि इसमें से किसी को ना करे, बट कुछ भी इसमें ऐसा ऑड नहीं लग रहा। Now, under the Montreal Convention adopted in 1999 by over 130 countries, including India, airlines are strictly liable to pay compensation to the family nominee of every deceased passenger without requiring the family to prove fault. Now, no idea about this Montreal Convention, whether it is signed by 130 countries, whether India has signed it. लेकिन मुझे मतलब पीवाईक्यू पैटर्न से मुझे समझ में आया कि इस तरीके की चीजों में ना यूपीएससी कभी वो नहीं करता कि 130 कंट्रीज को 129 कंट्रीज, बिकॉज उसका सिंपल लॉजिक है कि दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है वो एग्जैक्टली एक 130 कंट्रीज में साइन करा है, 129 131, दे डोंट वांट यू टू नो, सो दिस वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ, दिस कैन बी द थिंग कि हो सकता है इंडिया का पार्ट ना हो, बट इंडिया यूजुअली उन कन्वेंशन का पार्ट नहीं होता जो थोड़े डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट के संग अलाइन नहीं करते। लेकिन अगर फ्लाइट सेफ्टी से रिलेटेड कोई कन्वेंशन है तो आई डोंट थिंक कि इंडिया उसका पार्ट नहीं होगा, तो आई टुक इट टुक इट एज करेक्ट कि हाँ ये सही होगा। एयरलाइंस आर स्ट्रिक्टली लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन, हाँ मतलब कॉम्पनसेशन हमने अहमदाबाद केस में भी देखा था कि कॉम्पनसेशन की बात हुई थी, स्पेशली अगर आपके घर में मतलब अगर किसी के संग ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया तो मतलब इज द गवर्नमेंट एक्सपेक्टिंग यू टू प्रूव एंड देन द एयरलाइंस विल पे, आई डोंट थिंक सो, तो बाय दैट लॉजिक आई फेल कि ये स्टेटमेंट सही होगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि नॉलेज से किया, बस गट फीलिंग थी, मैंने कहा कि मुझे लगा कि ये चीज सही होगी, एंड आई थिंक पीवाईक्यू आल्सो हेल्प्ड मी हियर बिकॉज ये शुरू की दो तीन लाइनों से मुझे समझ में आ गया था इनसे दैट यहाँ पे तो यूपीएससी ने ट्रैप सेट नहीं करा है, हो सकता है ये वाला हो, बट ये दिस आल्सो साउंडेड सो लॉजिकल कि डिसीज को पैसे मिल ही जाएंगे, डिसीज की फैमिली को, सो या। नाउ, crowdfunding is a solid crowdfunding के बारे में क्वेश्चन, सॉरी मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, which of the following statements about crowdfunding are correct? Crowdfunding is solicitation of funds, small amount from multiple investors through a web based platform or social, yes we have read कि वैसे भी हमने पढ़ा है कि फेसबुक पे लोग हेल्थ किसी के मतलब हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीजों के लिए क्राउड फंडिंग होती है, तो वी नो दिस स्टेटमेंट इज राइट, जनरल नॉलेज से। Small and medium enterprises are liable to raise funds at lower cost of capital without undergoing rigorous procedures. Correct. कि जो small and medium enterprises है, they don't have that much time and energy at their disposal कि वो बहुत सारा time लगाकर capital raise करे, तो they want simple procedures because they are always, as I told you, they are always short on money. तो मैंने वो logic से सोचा कि हाँ ये करते ही होंगे ऐसा, so आई वेंट। देखो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, स्पेशली दिस क्वेश्चन, ये जैसे ये क्वेश्चन, ये मैंने थोड़ा ऑनेस्टली मैंने
आई वॉज लिटरली, यू कैन कॉल मी डेस्परेट, मैं डेस्परेट थी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, बिकॉज आई कुड सी कि फर्स्ट आइटरेशन में आई मतलब आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन, सो आई हैड टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस में मेरा जो फीलिंग है, मुझे ऐसा मतलब अंदर से आया कि जो मैं ऑप्शन सोच रही हूँ वो सही है, सो आई वेंट अहेड। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन आई हैड वेरी ब्लीक आइडिया अबाउट। कमिटीज हैं इनके, सॉरी, कमिटीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच इट वाज फॉर्म्ड। नाउ आई न्यू दैट उर्जित पटेल की जो कमेटी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था एग्जैक्टली वो किस लिए बनी है, ऑल्दो वी रीड अबाउट इट, आई शुड हैव रिमेम्बर्ड इट तब, लेकिन मुझे तब याद नहीं आ रहा था। बट मुझे पता था ये हाउसिंग सेक्टर के लिए तो नहीं बनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई है ये सही है, बट हाउसिंग के लिए नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, दिस इज नॉट, ये मैंने फाइनल आंसर मेरा यही है। इफ somebody is confused with this, I don't know how why I've marked B पहले। So now हमको अब चॉइस है कि सेकंड स्टेटमेंट वी नो इज डेफिनेटली करेक्ट। ऑप्शन से हमको समझ में आ रहा है कि ए और डी में कॉल है। वाई एच मालेगाम कमेटी प्रिपेयरिंग अ रोड मैप फॉर रिफॉर्म्स इन माइक्रो फाइनेंस, यस दिस आई न्यू दैट दिस इज करेक्ट। मालेगाम कमेटी मैंने याद भी ऐसे करा था कि मालेगाम है तो माइक्रो फाइनेंस एम से एम, दिस इज हाउ आई रिमेम्बर्ड इट, सो फोर्थ आंसर है, तो ये आंसर हो गया। now see, मुझे बस इतना पता था कि ये गलत है और ये सही है। ऑप्शंस की फ्रेमिंग ने मुझे हेल्प करी टू रीच टू द आंसर। तो समटाइम्स आपको पूरा आंसर पता होने की जरूरत नहीं है, मुझे दो उनके बारे में हवा भी नहीं थी कि क्या है, लेकिन थर्ड और फोर्थ के बारे में आई हैड सम आइडिया, वेग आइडिया, तो आई कुड डू इट। और ऑब्वियसली ये सारी कमिटीज जो है, अगर अगर ये हाउसिंग सेक्टर के लिए भी होती, हो सकता है इसको फिर एनएचपी के अंडर बनती है, बट एनएच ये तो यहीं पे गलत हो गया हाउसिंग सेक्टर की वजह से। पर माइक्रो फाइनेंस की है तो आरबीआई नहीं बनाई होगी, दिस आई न्यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक और स्टैटिक क्वेश्चन था, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही। एनबीएफसी के बारे में है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, यस टाइम डिपॉजिट्स दे कैन, उनको बोलते हैं एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट, सॉरी NBFC time deposits. So yeah, this statement is correct. All NBFCs operating, no, जो जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं या कोर इन्वेस्टमेंट, सॉरी अदर आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो सेबी भी करता है, कुछ को पीएफआरडी यानी आरडीए भी करता है, कुछ को आईआरडीए भी करता है, डीएआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम। और प्लस ऑल इतना एक्सट्रीम है, ठीक है, तो वन सेकेंड इज डेफिनेटली नॉट द आंसर, अब इसमें से है। थर्ड स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, बट वो ऑप्शन ही समझ में आ रहा है दैट ये आंसर नहीं हो सकता। एनबीएफसी फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन इशू, नो। इनफैक्ट तीन चीजें जो हमने बेसिक्स में पढ़ी है कि टू थिंग्स जो कि एनबीएफसी को और बैंक्स को डिफरेंशिएट करती है। फर्स्ट इज दैट एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, टाइम डिपॉजिट्स लेती हैं कुछ ऑल्दो एनबीएफसी, तो डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। उसके बाद फिर ये सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट कि दे डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती है एनबीएफसी। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज कि ये जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो DICGC है, ये बेसिकली इंश्योर करती है आपका जो भी डिपॉजिट है बैंक्स में, तो इट डज नॉट इंश्योर यू अगेंस्ट द द मनी दैट यू हैव स्टोर्ड इन एनबीएफसीज। तो ये की डिफरेंसेस है बिटवीन अ बैंक एंड एनबीएफसी, वी हैव रेड इट इन आवर बेसिक बुक्स नाउ। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ DICGC इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ डिपॉजिट, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो बाय दैट, दिस इज प्योर नॉलेज, ये बिल्कुल बेसिक स्टैटिक का आई थिंक इकोनॉमी का सबसे अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तो ये नॉलेज से ही हमें करना था। Now moving on to the next question. Consider the following statements about multidimensional poverty index. It is calculated using Alkire-Foster methodology. पता नहीं. Calculated by Niti Aayog has a total of 12 indicators. हाँ मुझे पता था, मैंने मेंस के टाइम पे ये पढ़ा था that नीति आयोग निकालती है इसको, 12 indicators हैं, और मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें 10 इंडिकेटर्स हैं, हमने दो इंडिकेटर्स और एक्स्ट्रा ऐड करे हैं, बस मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा था कि वो क्या हो सकते हैं, और उसी पे उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। maternal health and bank account are common indicators in the MPI of नीति आयोग एंड MPI of, नहीं फिर याद आया कि हाँ यही दो अकाउंट है, ये जनधन योजना की वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत जोर है हमारी गवर्नमेंट का, तो आई न्यू कि बैंक बैंक अकाउंट वाला इंडिकेटर जो है वो नीति आयोग में है, लेकिन
इसमें नहीं है, शायद ऐसा मुझे लगा और ये सही ही लगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट मैंने गलत कर दिया। तो थर्ड स्टेटमेंट से ये मैं कट गया। अब सेकंड स्टेटमेंट तो सही ही है, ये पता है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट का पता होना जरूरी था, लेकिन नाम इस तरीके का था ना, एल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी, मुझे लगा सही ही होगा, कोई बेसिक नाम तो है नहीं, दिस नेम आई हैव नॉट हर्ड, और इट साउंड्स वेरी इंग्लिश आल्सो, द मेथोडोलॉजी। तो इंग्लिश मीनिंग मतलब ये इंडेक्स बाहर से ही आया है, ग्लोबल इंडेक्स, जो आई थिंक OPHI पब्लिश करती है। तो आई फेल्ट कि दिस स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आई वेंट प्योरली बाय हंच नॉट बाय नॉलेज, सो या दिस इज द आंसर। Okay, moving on to the next question. Which of the following statements with regard to genetic medicines are correct? Genetic medicines correct compensate for the faulty genes. बिल्कुल ये तो काम ही है। Genetic medicines alter the entire DNA. Entire DNA कैसे alter कर सकती है वो? No. So this is wrong. Second statement, engineered viruses and lipid nanoparticles are used as carriers of the, हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि वायरस को जब हम कई तरीके की वैक्सीन्स के बारे में, कॉन्जुगेट वैक्सीन्स और mRNA वैक्सीन्स, तो वी हैव हर्ड कि जो वायरसेस होते हैं दे आर इंजीनियर सो दैट दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स। ऑल्दो मुझे लिपिड नैनो पार्टिकल्स पे डाउट था, बट मुझे पता था कि कार्बन नैनो ट्यूब्स PYQ में एक टॉपिक आ चुका है, तो नैनो पार्टिकल्स भी इस चीज के लिए यूज होते ही होंगे। तो और इन्होंने ये नहीं बोला इस स्टेटमेंट में कि दे ओनली वायरसेस इन दीज नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड, तो दे कैन बी वन ऑफ द टू कैरियर्स, वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ, सॉरी, मतलब वायरसेस और ये जो लिपिड नैनो पार्टिकल्स हैं, ये कई सारे कैरियर्स में से दो हो सकते हैं ऑप्शंस, तो मुझे लगा कि सही होगा। सॉरी, लेट मी रेज दिस, मुझे लगा ये भी सही होगा, so I went with this answer। थर्ड तो मतलब यू शुड हैव नोन कि एंटायर डीएनए तो कोई चांस ही नहीं है, तो इसीलिए। बट यहाँ पे थोड़ा लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मतलब होते ही होंगे, वो वाले लॉजिक से। हर चीज को हम ऐसे ना एकदम डाउट से और शक की नजर से देखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी अटेम्प्ट करने में, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे भी अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना पड़ा। Which of the following statements with regard to large language models used in machine learning are correct? LLMs assign probabilities to the next possible words and then pick the one with the highest probability। नहीं पता था मुझे ये, मुझे मतलब I had no idea, मतलब पता था ये large language models के बारे में थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये statement के बारे में आइडिया नहीं था। They process data through mathematical optimization to minimize prediction errors ना, ये तो है ही, मतलब कोई भी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कुछ AI बेस्ड लग रही है, तो ये मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन तो यूज करेगी ताकि एरर्स कम हो, तो ये तो गलत सही है ये। तो मोमेंट यू डू दिस, आप वन ओनली को कट कर सकते हो। अब आप यू आर लेफ्ट विद दीज ऑप्शंस। दे प्रोड्यूस अनबायस्ड रिजल्ट्स नाउ, मतलब ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी, अभी हम एआई को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि दे प्रोड्यूस सो मच बायस्ड रिजल्ट्स, तो अनबायस्ड आउटपुट्स तो ये ला ही नहीं सकती, तो थर्ड स्टेटमेंट बाय दैट लॉजिक एंड हियर इज द आंसर। तो मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता था, मुझे अभी भी नहीं पता इसका क्या मतलब है, और पर आंसर आ गया, बिकॉज यू नो कि ये स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग, अनबायस्ड आउटपुट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती। और वैसे भी वो कह ही रहे हैं कि प्रिडिक्शन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं, इसका मतलब रिजल्ट्स जो है वो एकदम अनबाइस्ड तो नहीं हो सकते, इवन बाय दैट लॉजिक वुड हैव एलिमिनेटेड, एंड हियर इज द आंसर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आर करेक्ट? स्टेल्थ, इस स्टेटमेंट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट आई स्टिल वेंट अहेड, वो मेरी स्टुपिडिटी थी कि क्वेश्चन आता नहीं था फिर भी मैंने करा। Which of the following statements with regard to stealth technology are correct? Stealth objects have a very small radar cross section and are coated with, हो सकता है पता नहीं, radar absorbing material. Stealth objects can be detected using specific frequencies। हाँ बिल्कुल, कुछ भी specific frequencies से हो। No, just a second, मैंने इसमें क्या सोचा कि stealth objects can be detected using specific frequencies, पता नहीं, मुझे लगा कि stealth objects वो होते होंगे जिनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, नाम सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो इतनी फास्ट स्पीड में जाते होंगे कि उनको डिटेक्ट नहीं किया जाता, और यही उनका एडवांटेज बनता है। सो आई एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन। द मोमेंट आई एलिमिनेटेड दिस, आई वेंट विद दिस आंसर, जो कि गलत है। इसका एक्चुअल आंसर इज, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार इतने स्टूपिड लॉजिक लगा के भी सवाल करते हैं और फिर वो ब्लंडर ही होता है एग्जाम में। इसका आंसर इज दिस 93 का सी, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी की एग्जाम चलेगी, जिसमें कि वो मान रहे हैं दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
ये स्टेटमेंट गलत है, बट पता नहीं मुझे, मतलब हो सकता है ये इंक्रीज होता हो डिक्रीज होता हो, पता नहीं। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट नाउ, क्योंकि मुझे नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में अभी, और मैंने एग्जाम में भी इसे गलत ही किया था। बट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे, मतलब मैंने, कैसे आप कई बार लॉजिक स्पॉट स्टूपिड भी लगा लेते हो एंड यू मेक योर क्वेश्चंस रॉन्ग ना। Which of the following statements with regard to black boxes used in modern scientific aircrafts are correct? They carry a beacon emitting red light pulses to facilitate underwater detection. हाँ मतलब, लेकिन मुझे कंफ्यूजन था, रेड हो ब्लू हो कुछ भी लाइट हो सकती है। They record both the cockpit voice and flight data ना। cockpit voice मुझे पता था, क्योंकि जब ये अहमदाबाद ट्रेजेडी हुई थी तो मैं पता था कि ब्लैक बॉक्स रिट्रीव करने के बाद, मतलब सब लोग एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ब्लैक बॉक्स रिट्रीव करने के बाद वॉइस से समझ में आया कि मेड ए कॉल पायलट ने कब थी। तो ये मुझे पता था। फ्लाइट डेटा भी करता ही होगा, तो से कि फ्लाइट डेटा नहीं करता, इट्स अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। देन मेमोरी यूनिट्स आर यूज्ड यूजिंग इधर स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम। हाँ मुझे लगा कि मतलब वो ब्लैक बॉक्स जो है वो इसी किसी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट से बनता होगा ताकि वो रहे। और ऑल्दो आई हैड डाउट्स ये रेड लाइट वाले उसमें, पर मुझे लगा कि वो करता ही होगा यूज, तो आई वेंट दिस विद दिस आंसर। एंड ये गलत आंसर है, एक्चुअल आंसर इज, सॉरी, इसका एक्चुअल आंसर इज दिस 2 and 3। ये स्टेटमेंट गलत है। अब वो किस लॉजिक से है वो मुझे नहीं पता, हो सकता है रेड की जगह कोई और हो, या मतलब ये ऐसा कुछ करता ही ना हो ब्लैक बॉक्स, पता नहीं। बट मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरीके से एक पेज पे मैंने 2 ब्लंडर्स करे। Now, which of the following statements with regard to green hydrogen are correct? ये पता था कि ये नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग सिस्टम जो है इसको, ये जो है इसको शायद ब्लैक हाइड्रोजन या ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली में ये है कि H2O को का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो वो H2 प्लस, सॉरी, और या H2O का इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। तो हाँ, तो ये हमें पता था, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, ये रिन्यूएबल एनर्जी से ली गई है। ये ग्रीन हाइड्रोजन हमने पढ़ा हुआ है, तो ये पता था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया एम्स फॉर अबेटमेंट ऑफ नियरली 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस emissions by 2030। ना मोस्ट ऑफ द टारगेट्स 2030 के ही होते हैं। अभी अभी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी टारगेट्स है, even the biofuel target has now been shifted to 20, no, I think it has been preponed from 2030 to 2025। बट ये मुझे ध्यान आ रहा था कि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है। दिस ऑल्सो थोड़ा लगा मुझे कि 50 MMT हो सकता है, ऑल्दो आई वॉज नॉट श्योर, बट एज आई सेड थोड़ी डेस्परेट थी मैं अटेम्प्ट करने के लिए, सो आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। यही इसका आंसर है थैंकफुली। तो आफ्टर 2 wrong questions that I made, this 93 and 94, 95 was right. Now, consider the following statement with regard to private entities in India's space. Now, you read it: in space is an autonomous agency formed to facilitate participation. हाँ, ये सही है। Agnikul Cosmos launched the world's, नहीं पता ये ना, ये Skyroot Airspace has developed liquid fuel for GSLV, मुझे नहीं पता था, बट मेरे को लगा कि करा ही होगा, मतलब उनके नाम मैंने कभी सुने नहीं थे। और हाँ मतलब हो सकता है, so I went ahead with it। यही मेरे को लगा कि आंसर है, पर ये गलत है। इसका इसका एक्चुअल आंसर इज दिस, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। तो हाँ मतलब अगर अब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले सही मानती, क्योंकि दिस स्टेटमेंट आई न्यू, तो आई कुड हैव एलिमिनेटेड ओनली दिस ऑप्शन, पर 3 ऑप्शंस में तो मुझे फिर भी कंफ्यूजन होता। सो या इस पेज पे मैंने 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए। सो दिस पेज वाज वेरी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ड्रोन swarms आर करेक्ट? पता नहीं था मुझे, बट इंडिविजुअल ड्रोन्स इन द स्वॉर्म कैन कम्युनिकेट विद अदर ड्रोन्स इन द स्वॉर्म। स्वॉर्म मतलब जैसे इट्स लाइक झुंड में चल रहे हैं वो, तो हाँ ऑफ कोर्स दे कैन। जीपीएस स्पूफिंग इज अ कॉमनली यूज्ड टेक्निक टू काउंटर ड्रोन स्वॉर्म अटैक। हाँ होती होगी, मतलब लगा कि जीपीएस स्पूफिंग तो वैसे यूज होती है, तो हो सकता है कि ड्रोन अटैक में भी, मतलब ड्रोन अटैक को काउंटर करने में भी होती हो। तो ये स्टेटमेंट्स मुझे बहुत माइल्ड लगे, बट दे यूज टेट्राहर्ट्ज बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, पता नहीं था मुझे, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये थोड़ा फैक्ट है। दीज आर
वो जनरल स्टेटमेंट एंड दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। एंड गोइंग बाय यूपीएससी का पैटर्न, अगर इस तरीके के 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें मोस्टली आप देखोगे दो स्टेटमेंट्स वेरी दे आर वेरी जनरल, दे आर वेरी जनरल, वेरी माइल्ड, वेरी सटल, और एक स्टेटमेंट वो इतना फैक्चुअल बना देंगे और वही गलत होता है। टेट्राहर्ट्ज की जगह कैन बी गीगाहर्ट्ज, ऑल्दो आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता हाउ ड्रोन्स ऑपरेट, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे they could have played with us कि टेट्राहर्ट्ज की जगह कुछ और हो सकता है, सो आई एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन। एंड आप देख भी रहे हो मैंने वन ओनली काटा एंड ये आंसर आ गया और यही है आंसर। ओके, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are correct with regard to Genome India project? मुझे लगा था ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट है, ऐसा मुझे याद आ रहा था, तो आई टुक दिस स्टेटमेंट एज राइट। द प्रोजेक्ट इज फंडेड ऑफ कोर्स, वैसे यूजुअली मिनिस्ट्रीज गलत देता है यूपीएससी, लेकिन डीबीटी ही कर रही है ये काम, तो मुझे पता था ये। इट्स प्राइमरी एम इज टू बिल्ड अ कैटलॉग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। हाँ, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट करेक्ट, तो मैंने ये मारा था आंसर, बट ये गलत है। इसका एक्चुअल आंसर इज इसका एक्चुअल आंसर इज दिस। बस ये स्टेटमेंट इसका गलत है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो शायद ये यहाँ पे भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा था, बट यहाँ पे बस फर्क ये है कि ये जनरल स्टेटमेंट है और ये दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो मुझे इसमें कंफ्यूजन था, तो इसलिए मेरा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सो दिस इज द आंसर। Now, which of the following statements with regard to National Quantum Mission is correct? It aims at developing intermediate scale computers with this. Its implementation includes 4 thematic hubs in academic and national. General भी लगा, plus I had read it in the news also कि 4 thematic hubs launch हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो मुझे पता था सही है। ये स्टेटमेंट में मुझे लगा कि सही होगा, प्योरली बाय तुक्का मारा मैंने, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, कोई ट्रिक नहीं थी, कोई पीवाईक्यू नहीं था, तुक्का, ब्लाइंड तुक्का। तो हाँ, हियर यू कैन से आई गॉट लकी। तो हाँ, जस्ट शेयर तुक्का, मतलब इसको, और आई कैन नॉट से इट मोर ऑनेस्टली। सो या, इसलिए मैं इस पे ज्यादा, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटेलेक्चुअलाइज इट हियर सेइंग दैट इसको आप ऐसे कर सकते थे वैसे कर सकते थे, बिकॉज नहीं पता था, इसमें कोई ट्रिक मुझे नहीं लग रहा था कि लगेगी। एंड मैंने तो इसको तुक्के से ही किया था, तो आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इंडियाज डीप ओशन मिशन, ये हम काफी 2-3 साल से, 3-4 साल से न्यूज में है, ये मुझे पता था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। तो ये दिखाने की उन्होंने कोशिश करी है कि ओशन का मिशन है तो शायद पोर्ट शिपिंग, बट नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होती है, वैसे तो आंसर है आपके पास समुद्रयान, इसका एक प्रोजेक्ट है, और मत्स्य 3 पीपल ना, अगर जिसको ये स्टेटमेंट नहीं पता तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि हो सकता है व्हीकल का नाम ना हो सकता है 3 की जगह 4 लोग हो या 2 लोग हो। तो बट मुझे क्योंकि ये स्टेटमेंट मिनिस्ट्री का पता था कि गलत है, तो बाय दैट स्टेटमेंट आई वेंट। ऑल्सो मिनिस्ट्रीज मोस्टली गलत होती हैं, ऑल्दो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये उसको नेगेट कर रहा है, बट आप पीवाईक्यूज में एक जनरल ट्रेंड देखेंगे तो मिनिस्ट्रीज गलत होती ही हैं, पर मेरे को पता थी तो इसलिए मैं इसके लिए गई। एंड हियर इज माय आंसर। सो दिस इज हाउ हमारे, इस तरीके से हमारा 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। now see, मैं अपनी हर वीडियो के एंड में ये बात बोलती हूँ, इसमें भी बोलूंगी that the purpose of this video is not to say कि paper was very easy or that you could have solved it very easily and scored this much marks। मुझे लगता है मेरे मार्क्स भी accidentally आए शायद, गिवन कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस स्कोर। जब मैंने पहली बार पेपर देखा, पेपर वाज लिटरली ट्रॉमेटाइजिंग। पर मैं आपसे बस ये कह रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी पेपर ऐसा आ सकता है, उसके नेक्स्ट ईयर भी ऐसा पेपर आ सकता है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग यू फ्यू insights into how you can solve such difficult papers in times like those, और आप एक decent score कर सकते हो जो कट ऑफ से थोड़ा ऊपर हो एटलीस्ट, सो दैट यू गेट सम रिलीफ। तो अगर आपको उस रिस्पेक्ट में ये वीडियो पसंद है, दिस इज नॉट अ नॉलेज वीडियो, दिस इज नॉट अ वीडियो टू बोस्ट और फ्लेक्स अबाउट माय स्कोर। आई एम नॉट इवन श्योर कि अभी हो सकता है यूपीएससी की चेंज कर दे और मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाए, मुझे नहीं पता। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप थोड़ा बहुत भी, मतलब इफ यू थोड़ा बहुत भी, इफ यू बिलीव्ड इन द लॉजिक्स दैट आई हैव टोल्ड यू सो फार, मुझे लगता है कि बहुत हेल्प हो जाएगी नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में, बिकॉज आपको समझ में आएगा दैट टफ पेपर है तब भी वी कैन फाइंड आवर वेज अराउंड इट एंड परहैप्स मैनेज टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, राइट? So yeah, that's it for this video. And if you like this video, please share, subscribe, and comment. And you can also tell me in comments if you want such some more videos of
these kind I can make मैं 2025 की भी बना सकती हूँ if you want and so yeah if you like my work please drop in some comment or some like or yeah